हेलो भालो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जो कि है भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण के क्या प्रभाव हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है और अन्य देशों में जनसांख्यिकीय संक्रमण कैसे हुआ। इससे पहले हम जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक था। उसी से को रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण के क्या प्रभाव है, इफेक्ट्स क्या है, जो कि इंडिया पे पड़े हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण के। दूसरा हम लोग का जो टॉपिक है कि जनसांख्यिकीय जो संक्रमण सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं क्या है, ठीक है। और जो अन्य देश हैं, मतलब जो और देश हैं हम लोग के आसपास में, उनमें जनसांख्यिकीय संक्रमण कैसे हुआ, इससे रिलेटेड आज का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसमें हम लोग को कोई भी ज्यादा अपना एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब अपने आप दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। अगर इन ऊपर का जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे, इन दोनों को मिक्सअप करके आप एक बेहतरीन आंसर को फॉर्म कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो इस टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं, जो कि है भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या क्या प्रभाव है। दूसरा है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की आलोचना क्या, और तीसरा है अन्य देश में जनसांख्यिकीय संक्रमण कैसे हुआ, ठीक है। चलो पढ़ते हैं भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रभाव। भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण में है। भारत जो है अभी प्रेजेंट टाइम पे है जनसांख्यिकीय संक्रमण के कितने कौन से स्टेप पे है, तीसरे स्टेप पे, यानी कि तीसरे चरण में है, जहां जन्म दर की कमी आई है, लेकिन अभी भी जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। यहाँ पे क्या हो गया है, जन्म दर में कमी आ गई है, और लेकिन जो अभी भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर उच्च बनी हुई है। इस संक्रमण के भारत पर निम्नलिखित प्रमुख प्रभाव पड़े हैं। इस संक्रमण के भारत पर क्या पड़े हैं, निम्नलिखित प्रमुख प्रभाव पड़े, यानी कि इफेक्ट्स पड़े हैं, जो कि हैं आर्थिक विकास, जो कि क्या है आर्थिक विकास, उसके बाद क्या है सामाजिक चुनौतियां, उसके बाद क्या है शहरीकरण, उसके बाद क्या है सामाजिक संरचना में बदलाव, और उसके बाद क्या है पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। आर्थिक विकास के पढ़ते हैं। एक और जहां बड़ी युवा आबादी उत्पादक शक्ति प्रदान करती है, मतलब एक तरफ जो है जहां पे एक बड़ी स्तर पे जो युवा या यंग यूथ जो हम लोग का है, वो उत्पादक शक्ति क्या करती है, प्रदान करती है, प्रोडक्शन जो पावर है वो प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर बड़ी जनसंख्या में लोग रोजगार देने की चुनौती भी पैदा करते हैं, और वहीं जो सेकंड तरफ है या दूसरी तरफ है, उसके तरफ क्या है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की चुनौती भी पैदा होती है, ठीक है। रोजगार कैसे दें, वो भी चुनौती एक पैदा होती है भाई, बहुत ज्यादा स्तर पे। सामाजिक चुनौतियां क्या है, सामाजिक चुनौतियों को देखें, अगर सामाजिक चुनौतियों को सही से देखा जाए तो कह सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी सुविधाओं पर जो दबाव बढ़ता है, अक्सर जैसे जनसांख्यिकीय संक्रमण फैलता है तो उसी के साथ साथ शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है, और बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन पर भी दबाव बढ़ता ही बढ़ता है, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। शहरीकरण क्या होता है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन बढ़ता है। शहरीकरण में क्या होता है, जो गाँव के रहने वाले लोग शहर में जाते हैं कमाने से, यहाँ पे जो कम छोटे गाँव है वहां से लोग दिल्ली जाते हैं कमाने, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होगा उनको शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन या जाना आना बढ़ता है, जिससे शहरीकरण की गति तेज आती है, जिससे क्या होती है शहरीकरण की जो गति होती है वो क्या होती है, तेज होती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है सामाजिक संरचना में बदलाव। पारिवारिक जो संरचना में जो बदलाव आते हैं, वो वृद्धों की संख्या बढ़ती और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे उभरते हैं। जो पारिवारिक संरचना है उसमें जो बदलाव आते हैं, उससे क्या होता है, जो वृद्धों की संख्या होती है वो बढ़ती है, और जो सामाजिक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं वो क्या होते हैं, उभरते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव देगा तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या गहराती है, ठीक है। जो बढ़ती जनसंख्या जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, उसके कारण क्या होता है, संसाधनों पर या रिसोर्सेज पे क्या पड़ता है, दबाव बढ़ता है, उनकी खपत ज्यादा होती है, और जो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वो गहराती है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक। अब अरे ये यार पेज बहुत हिलता है, ठीक है। अगर देखें इसके आगे साथ साथ तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की आलोचना है। अब भैया यह सिद्धांत यद्यपि व्यापक रूप से तो स्वीकृत है, बड़े स्तर पे तो स्वीकृत है ही, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ कॉन्स होते ही है यार, ठीक है। तो उनके कॉन्स पढ़ लो भैया। सभी देशों पर लागू नहीं होता है जनसांख्यिकीय संक्रमण, जो है वो सभी देशों पर लागू नहीं होता है। अन्य कारकों की अनदेखी हो जाती है इसमें, और जो रैखिक विकास की का मानना इसमें अक्सर है, ठीक है। सभी देशों पर लागू नहीं होता, इससे इसका अर्थ है कि सभी देशों में जनसांख्यिकीय संक्रमण एक ही गति और तरीके से नहीं होता, मतलब जो सभी देश हैं, अलग अलग टाइप के जो कंट्रीज हैं, उनमें जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है
वो एक ही गति और तरीके से नहीं होता है, ठीक है। सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारक संक्रमण की गति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक संस्कृति है और जो उसके आर्थिक कारक हैं वो संक्रमण की गति को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्टफुल कर सकते हैं, ठीक है। अन्य कारकों की अनदेखी कर दी जाती है इसमें। तो यह सिद्धांत केवल जनसंख्या वृद्धि के जैविक पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है। यह सिद्धांत जो दिया गया है, जनसांख्यिकीय सिद्धांत, वो क्या है, केवल जनसंख्या वृद्धि के जैविक जो पहलू हैं, बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, उस पे ही ध्यान देता है, में मतलब मुख्य रूप सेंट्रलाइज करता है, और सामाजिक, जो आर्थिक और जो राजनीतिक कारकों की भूमिका को कम आंकता है। मतलब उन तीन, जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जो फैक्टर है, उनको ये देखता ही नहीं, क्या कम आंकता है, ठीक है। अब अगला बोल रहा है कि जो रैखिक विकास का मानना है, ये क्या करता है, रैखिक विकास को मानता है। यह सिद्धांत जनसांख्यिकीय परिवर्तन को एक रैखिक प्रक्रिया मानता है, जबकि वास्तविकता में यह एक अधिक और गैर रैखिक, अधिक जटिल तो है, टफ तो है ही, और एक गैर रैखिक हो सकती है, ठीक है। वास्तविकता तो यही है कि ये किया क्या है, सीधी नहीं चलने वाली कोई प्रक्रिया है, ये टेढ़ी बेढ़ी भी चल सकती है, अलग तरीके से भी प्रोसेस हो सकती है, हर तरीके से हो सकती है, ये कोई सीधे रेखा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। ये इसका टॉपिक था। अब देखा जाए तो अन्य देशों में जनसांख्यिकीय संक्रमण। अब जो अन्य देश हैं उनमें जनसांख्यिकीय संक्रमण का अर्थ क्या है, अलग अलग देशों में जनसांख्यिकीय संक्रमण अलग अलग समय पर और अलग अलग गति से हुआ है, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग गति से, अलग अलग जगह पे जनसांख्यिकीय संक्रमण अलग अलग तरीके से हुआ है। ये एक तरीके से बता दिया मैंने। विकसित देश, विकासशील देश और अफ्रीकी देश, ठीक है। और इसके बाद भी कोई देश है भाई, क्या देख लो, नहीं है भाई। तो तीन जो देश हम लोग के, एक विकसित देश, एक जो विकासशील देश होगा, जो अफ्रीकी देश है, इनमें कैसे जनसांख्यिकीय संक्रमण का प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से पड़ा है, ठीक है। अधिकांश जो विकसित देश हैं वो पहले ही जनसांख्यिकीय संक्रमण के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अधिकांश जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जनसांख्यिकीय संक्रमण के अंतिम चरण में या फाइनल स्टेप्स में पहुंच चुके हैं। इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, मतलब यहाँ पे ना ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और ना ही ज्यादा लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक स्टेबिलिटी बनी हुई है विकसित देशों में। जो डेवलपमेंट की राह पे जो कंट्रीज हैं या विकासशील जो देश हैं, अधिकांश विकासशील देश अभी भी जनसांख्यिकीय संक्रमण के विभिन्न चरणों में है। भारत, चीन और अन्य कई देश इसके तीसरे चरण में, ठीक है। मतलब जनसांख्यिकीय संक्रमण के विभिन्न जो चरण है, अलग अलग तरीके के चरणों में विकासशील देश अभी भी हैं, अलग अलग तरीके से, जिसमें से मुख्य रूप से जो भारत है और जो चीन है और जो कई अन्य देश हैं, वो उसके तीसरे चरण में या तीसरे स्टेप्स में हैं, ठीक है। अफ्रीकी देशों में क्या हाल है, कई अफ्रीकी देश अभी भी पहले या दूसरे चरण में ही है। मतलब कई ऐसे अफ्रीकी देश है जिनमें क्या है, अभी भी पहले या दूसरे चरण में ही वो फंसे हुए हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के हिसाब से, ठीक है। इसके आगे देखा जाए कि जो कानून के छात्र के लिए प्रासंगिकता क्या है यार। सबसे पहले यार, अगर आप लॉ फैक्टर सब में जोड़ना आपका बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन में मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप लॉ का पेपर देना है, तो आप एक क्वेश्चन को डिराइव करने के बाद आप एक पन्ना या आधा पन्ना छोड़ो, उसमें लॉ पीओवी देने का, अपना पीओवी देने का, जिससे आपका आंसर इम्पैक्टफुल लगे, कि लगे कि हाँ भैया लॉ का लिखा है, इकोनॉमिक्स लिखी है तो लॉ की लिखी है, ठीक है। इसीलिए जो कानून के छात्र या लॉ इम्पैक्टफुल जो होती है, वो प्रासंगिकता बाप की बहुत जरूरी है, आपका पीओवी बहुत जरूरी है, ठीक है। लोग अपनी राय रखते हैं, राय मशवरे रखते हैं, वही तो एक कानून के छात्र की एक पहचान होती है, ठीक है। आप तर्क दें हर चीज के लिए। तो इसके हिसाब से कह रहा है, जो कानून के छात्र के लिए प्रासंगिकता बोले तो जो जनसंख्या कानून बनाए, सामाजिक न्याय, विकास नीतियां और पर्यावरण कानून पढ़ते हैं भाई। जनसंख्या कानून में आप जनसंख्या से संबंधित कानूनों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि परिवार नियोजन अधिनियम। मतलब अगर हमें जनसंख्या कानून के बारे में अपना तर्क देना है या हमें कुछ करवाना है, तो हमें पहले जनसंख्या कानून के बारे में पढ़ना होगा। जैसे हम लोग कब कैसे पढ़ सकते हैं, परिवार नियोजन अधिनियम को पढ़ेंगे, उसमें अपना पीओवी देंगे, या उसके जो कानून होंगे उनमें सुधार होगा, तो उसके लिए हम लोग अपना राय रखेंगे, मशवरा रखेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आगे देखो तो सामाजिक न्याय, आप जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक न्याय के बीच संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक न्याय हो गया और एक जनसंख्या वृद्धि, उसके बीच में एक संबंध है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायिक संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। विकास नीतियों के बारे में आप जनसांख्यिकीय संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विकास नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। जनसांख्यिकीय संक्रमण से जो नीतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक जो विकास नीतियां, उनका हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, उनका फैलाव करवा सकते हैं। पर्यावरण कानून देखा जाए
तो आप जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय प्रभाव के बीच संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। आप जो क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि और जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसके बीच संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष यानी कि आखिरी में कंक्लूजन देखें इसके बाद, तो इसमें यह निकल के आता है कि जो जनसांख्यिकीय संक्रमण एक क्या है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो किसी देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिउद्देश्य यानी परिदृश्य को प्रभावित करती है। मतलब जनसांख्यिकीय जो संक्रमण है वो एक बहुत ही ज्यादा टफ प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है जो किसी देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिदृश्य को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत क्या है, नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें जनसंख्या संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। जो कि क्या करता है, जनसंख्या संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। ये हम लोग का आज का टॉपिक था जो कि खत्म हो गया। बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक था और बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक था, बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं था ये। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना समझ में आया, फिलहाल तो मेरे हिसाब से एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी ना समझ में आया तो आप एक काम करना, फटाफट से रिवर्स में जाओ, 1.5x की स्पीड लगाओ और इसको मस्त से पूरा देख डालो 3-4 बार, और बहुत प्यार समझ में आ जाएगा। और जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत इसको जोड़ के लिख देना अपने कानून शास्त्रीय प्रासंगिकता के साथ। अपना लॉ फैक्टर जरूर आप जोड़ें हर क्वेश्चन में, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा सा डिराइव हो सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।